अगला यूके अपने छायावाद। तो सबसे पहले बात आती है कि ये कहां से शुरू माना गया और कहां खत्म माना गया, क्यों माना गया। उधर तो द्विवेदी का आपने देख लिया, सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ था, वहां से हो गया लगभग 18 तक हो गया। अब इधर आता है कि ये यहाँ से शुरू क्यों मानते हैं और वो 1836 तक खत्म क्यों मानते हैं। तो उसके जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाकार है उनकी किसी कृति के आधार पर या उनकी किसी प्रसिद्ध पत्रिका के संपादन के आधार पर ही नामकरण हुआ। तो छायावाद ये क्या, सबसे पहले तो कि छायावाद को दो विश्व युद्धों के मध्य की कविता भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, दो विश्व युद्धों के मध्य की कविता किसे कहते हैं? छायावाद। बताया आपको। अब छायावाद का समय लगभग 1918 से 1936 या 1938, अलग अलग मानते हैं। तो वही समय इधर 1914 में हुआ और उधर 1938 के आसपास, 36 के आसपास, 38 में हुआ होगा दूसरा विश्व। तीसरा मानो 40 तो वही जाओ तो पूरा टाइम पर तो है ना, यूक्रेन के ऊपर तबाही मचा रखी मतलब रूस ने। तो देखिए आप छायावाद तो दो विश्व युद्धों के मध्य की कविता कहा जाता है। आगे देखिए आप कि छायावाद का आरंभ 1918 ईस्वी से माना जा सकता है। क्यों? कि क्योंकि प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना का प्रकाशन 1918 में ही हुआ, जिसे प्रथम छायावादी रचना माना जाता है। 18 क्यों मानते हैं? क्योंकि जयशंकर प्रसाद बहुत प्रमुख स्तंभ है छायावाद के, उनकी पहली का रचना झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ था, इसलिए 1918 को छायावाद का प्रारंभ माना जा सकता है। ठीक, एक तो ये राय है। अब दूसरी देखिए आप, क्योंकि ये क्या है, छायावादी प्रथम रचना है ना, इसलिए। अब दूसरा देखिए कि 1936 को, इधर तो क्या 18, 1936 को छायावाद का अवसान बिंदु, अवसान मतलब समाप्ति का बिंदु माना जा सकता है। क्यों? कि क्योंकि छायावाद की कालजयी कृति बहुत इंपॉर्टेंट करती है, कामायनी, कालजयी कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ये भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, हुआ था। और 1936 में लखनऊ में, देखो क्यों समाप्त माने, इसके बाद प्रकृतिवाद आएगा। क्यों माने? क्योंकि देखो आप 1936 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय किया गया प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भी आयोजित किया गया। ये तो समाप्त हुआ और वो अधिवेशन शुरू हुआ ना, इसीलिए वहां से मान लेते भाई यहां से प्रकृतिवाद शुरू हो गया। तीनों चीजें समझ में आ गई क्या? छायावाद का आरंभिक बिंदु 1918 को माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1918 में प्रसाद की रचना झरना का प्रकाशन हुआ था, जिसे प्रथम छायावादी रचना माना जाता है। दूसरी बात करते हैं कि 1936 को छायावाद का अवसान बिंदु, समाप्ति बिंदु माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1936 में जो छायावाद की जो कालजयी करती है कामायनी, उसका प्रकाशन हुआ था। और उसी 1936 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रथम कौन सा? प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन शुरू हुआ था, इसलिए उसे इसका अंतिम बिंदु माना जा सकता है। तो आप याद रखेंगे भाई छायावाद 1918 से 1936 में यही आता है। डार्ट अगर पूछ ले तो यही बताना, वो किसी लेखक के अनुसार, साहित्यकार के अनुसार मुझे तो फिर उसके हिसाब से ही बताना है। देखिए डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी में छायावाद में लिखा पहला निबंध माना है। पूछ ले कि डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार हिंदी में लिखा पहला छायावाद का निबंध कौन सा है? छायावाद में, हिंदी में छायावाद, यही नाम है, हिंदी में छायावाद, ये पहला निबंध। और लिखा किसने? सॉरी, लिखा तो इसने सुशील कुमार, लेकिन किसने इसको पहला माना है? डॉक्टर नामवर सिंह। पहला निबंध किसने माना इसको? डॉक्टर नामवर सिंह। आगे देखिए छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जब नामकरण होता है राजाओं का तो क्या बनाते हैं? उनको मुकुट बनाते हैं। तो छायावाद का नामकरण, छाया में मुकुट बनाया और नाम हो गया, ऐसे याद करेंगे आप, है ना। छाया में मुकुट बनाया और नाम हो गया, तो छायावाद का नामकरण का श्रेय दिया जाता है मुकुटधर पांडे को, जिन्होंने जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा, कौन सी पत्रिका? श्री शारदा, इसके देखो जुलाई, सितंबर और नवंबर 1920 के अंकों में
हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख माला लिखी। इसी शीर्षक से लेख माला लिखना शुरू किया था, इसलिए आगे देखिए आप किस पत्रिका में, श्री सरस्वती के जून 1921 के अंक में सुशील कुमार का निबंध वही हिंदी में छायावाद प्रकाशित हुआ और इस काव्य धारा का नाम चल पड़ा। क्या नाम चल पड़ा? छायावाद। किसका निबंध? सुशील कुमार का। कौन सा निबंध? हिंदी में छायावाद। और किसमें प्रकाशित हुआ था ये? सरस्वती पत्रिका चली थी ना सर, उसमें चल रहा था। लेकिन वो 1920 के बाद और संपादक बन गए थे, माधव प्रसाद द्विवेदी 1920 तक ही थे। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने इसे ईसाई धर्म के फेंटस मार्टा से जोड़ते हुए क्या कहा है, ये ध्यान रखना है आपको। चित्रभाषा शैली किसने कहा है छायावाद को? आचार्य शुक्ल ने। चित्रभाषा शैली किसने कहा? तो आप ध्यान रखना कि चित्रों की भाषा किसकी है? शुक्ल जी की। चित्रों की भाषा किसकी है? शुक्ल जी की। दोबारा देख लीजिए आप, डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी में छायावाद को छायावाद में लिखा पहला निबंध माना है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है, जिन्होंने जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मासिक पत्रिका श्री शारदा के जुलाई, सितंबर और नवंबर 1920 के अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेखमाला शुरू की। और सरस्वती के जून 1921 के अंक में सुशील कुमार का निबंध हिंदी में छायावाद प्रकाशित हुआ और इस काव्यधारा का नाम छायावाद चल पड़ा। और आचार्य शुक्ल ने इसे ईसाई धर्म के फेंटस मार्टा से जोड़ते हुए इसे क्या कहा है? चित्रभाषा शैली कहा है। क्या कहा इसे? देखिए, छायावाद का प्रवर्तक किस विद्वान ने किसको माना है? सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये सर्वमान्य मत है। डायरेक्ट पूछ रहे ना आपसे छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो क्या लगाएंगे? बोलो शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि भी आ गई है ना, तो प्रवर्तक तो शंकर भगवान ही है भाई छायावाद। लेकिन किसने किसको माना है अलग बात है कि सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? शंकर भगवान को मानते भी है। ठीक है, तो सर्वमत जयशंकर प्रसाद। और इनको मानने वाले कौन है? इलाचंद जोशी। क्या? इलाचंद जोशी। तो आप इसको याद रखना है, इलाचंद। के शंकर भगवान को आपने क्या चढ़ाई? इलायची चढ़ाई। क्या चढ़ाई? इलायची। हो गया यार। सुमित्रा नंदन पंत को किसने माना है छायावाद का प्रवर्तक? नंद दुलारे वाजपेयी। सुमित्रा नंदन पंत को किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी। तो सुमित्रा के नंदन कौन है? पंत है। इसे ध्यान रखिए अपन। सुमित्रा महिला का नाम है, उसके नंदन यानी पुत्र कौन है? पंत है। अब उनको दुलार करेगी, नहीं तो क्या करेगी? माँ अपने बेटे को दुलार ही तो करेगी। तो सुमित्रा का नंदन है पंत, उसको दुलार करती है। क्या करते हैं? नंद यानी कि आप नंद भी कर सकते हो, कृष्ण भी कर सकते हो, उनको दुलार करते हैं। ऐसे नहीं तो इसे आप करो पंत और नंद, पंत नंद। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, आगे देखो, माखनलाल चतुर्वेदी को किसने माना? प्रभाकर माचवे ने। किसने माना? एक तो ये है कि माखनलाल को माचवे से कनेक्ट कर दो, एक है कि माखन, प्रभा का मतलब क्या होता है? किरण है ना, सुबह सवेरे का टाइम होता है जो प्रभा, आभा, चमक। तो प्रभाकरण के, प्रभा को किरण करने वाला, प्रभाकर अपन सूर्य को भी कहते हैं शायद, है ना? प्रभाकर कहते हैं दिनकर, प्रभाकर किरणें देने वाला। तो वो आप यहां देखिए माखन लाल। अब माखन को आप किससे जोड़ दो? प्रभा से जोड़ दो। माखन को किससे जोड़ दो? प्रभा से, या फिर मां से आप डायरेक्ट याद रख लो, मां। आगे देखो आप, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मुकुट को थैली में धरकर कौन लाए? मुकुट को थैली में धरकर कौन लाए? शुक्ल जी। मुकुट को किस में धरकर लाए? थैली में। फिर के पर आए? कपिल गदाएं पर आ जाएगा ना, थैली में धर लिया। तो मुकुटधर पांडे और मैथिली, थैली याद आ जाएगा, थैली से अपने मुकुट, मैथिली शरण गुप्त, इन दोनों को छायावाद का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। थैली में धर लिया है, हो गया यार। ठीक है, आगे देखो आप। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को, सॉरी मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना? नक्षत्र निपात को हिंदी की प्रथम कविता माना। क्या माना है इसे?
हिंदी की प्रथम कविता, कविता की बात करें, पूरी हिंदी की प्रथम कविता, तो पहले शुरू में कविताएं थोड़ी लिखी जाती, कविताएं थोड़ी लिखी जाएगा। आदि काल में, भक्ति काल में कोई कविताएं थोड़ी लिखी गई थी, काव्य रचनाएं करते थे, लेकिन कविता, और ये कविता किसकी मानी है? मैथिली शरण गुप्त की। और कौन सी? नक्षत्र निपात। किसने मानी है? आचार्य शुक्ल। तो थे निबंधन ये लाए था, तो इनकी रचना नक्षत्र निपात को पहली कविता मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत की रचना उच्चवाद सहित छायावाद का आरंभ मानते। तो सीधी सी बात है ना, नंद दुलारे यानी कि सुमित्रा ने अपने नंदन को क्या किया? दुलार किया, अपने याद कर लिया, इनको इन्होंने माना ही है, तो इनकी रचना को भी यही मानेंगे भाई। इन्होंने जब इसको छायावाद का प्रवर्तक माना है, नंद दुलारे, हाँ, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत की रचना, कहाँ गया? हाँ, तो सुमित्रा नंदन पंत को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने जब छायावाद का प्रवर्तक माना है, तो उनकी रचना से वो छायावाद का आरंभ मानेंगे। और उनकी रचना कौन सी? उच्छ्वास। कौन सी रचना उनकी? उच्छ्वास। तो वहां से उन्होंने छायावाद का आरंभ माना। फिर दोबारा देखेंगे, छायावाद का प्रवर्तक समर्थक विद्वान जयशंकर प्रसाद को माना है इलाचंद जोशी ने, सुमित्रा नंदन पंत को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने, माखनलाल चतुर्वेदी को माना है प्रभाकर माधवी ने, मुकुरधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना आचार्य शुक्ल ने, और आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त के नक्षत्र निपात को हिंदी की प्रथम कविता माना है, और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत की रचना उच्छ्वास से छायावाद का आरंभ माना है। ठीक है, छायावाद की परिभाषा अलग अलग इतिहास के अलग अलग हिंदी के कवियों ने, साहित्यकारों, रचनाकारों ने, विद्वानों ने छायावाद की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब हमें याद होना चाहिए कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। तो पूरी परिभाषा याद नहीं रहती अपने को, कई बार भूल जाते हैं, तो अपने को उसमें से कुछ कुछ शब्द ऐसे निकालने हैं जो उसी में हो, और उसको उसके जो जिसने परिभाषा दी है उस विद्वान के साथ उस शब्द को आपको जोड़ देना है। देखिए, आप पहले से अगर आप ये परिभाषा याद करते हो तो ये याद हो जाए, ये याद कर लो, इसको याद मत करो, मत करो, बोलने की कोशिश करो, ये याद हो जाएगी। कैसे होगी? देखिए आप कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है? विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो आप ये रट लेंगे, आप स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है नगेंद्र ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है नगेंद्र ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? नगेंद्र ने। कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है डॉक्टर नगेंद्र। अब देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यहां तक बिल्कुल सही है। बस अगर मना कर दे तो मना करेगा रामविलास शर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है नगेंद्र, लेकिन अगर बात आ जाए कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं लगते, आप पकड़ लेना, राम का हाथ पकड़ लेना। अगर नहीं लगे तो आप नगेंद्र के साथ ही रहना, हो जाएगी दोनों याद। देखिए पूरी पढ़ते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, बल्कि खोती नैतिकता, ये सब याद रख सकते हो, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है, यहाँ पर बात आती है। लेकिन यहाँ उन्होंने इसको तो नकार दिया ना भाई, नगेंद्र की परिभाषा को नकार दिया रामविलास शर्मा ने, भाई नहीं है, लेकिन किसके प्रति हो? इन बंधनों के प्रति। ठीक है, तो दोनों की याद हो जाएगी अपने, ये तो नगेंद्र की हो गई, ये रामविलास शर्मा की हो गई। आगे देखिए, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, तो ये सब पकड़ लो, और जहां पर दार्शनिक अनुभूति होगी वहां पर आपको क्या क्रिया लगेगी? छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, जहां दर्शन आ गया वो शांति है। ठीक है, आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में, यही ना कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती हुई छायावाद है। तो राम ही तो है परमात्मा, और कौन है? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में पटक दी। किसने पटकी? तो आत्मा की परमात्मा में, परमात्मा की आत्मा में, तो दोनों शब्द याद रखना, परमात्मा और आत्मा, आत्मा और परमात्मा, और इसके साथ में जोड़ते हैं ना रामकुमार वर्मा। फिर देखो, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का नगेंद्र, और नहीं आते राम विलास है ना, और यहाँ देखो दार्शनिक शांति और आत्मा परमात्मा रामकुमार वर्मा, ये अपने परिभाषा याद हो जाती है। छायावाद के उद्भव के कारण देखिए क्या क्या रहे हैं, छायावाद कैसे उद्भव माना जाता है। तो ये पहला कारण ही इम्पोर्टेंट कि द्विवेदी युगीन, इसके पहले द्विवेदी युग था,
उसकी इतिवृत्तात्मकता, बहुत ज्यादा वर्णन गद्दे गद्दे में लेकर करना, स्थूलता और सूक्ष्मता, बारीक चित्रण और नीरसता, एक तरह से रसी खत्म हो गया था लोगों का, बड़े बड़े निबंध पढ़ना, ज्ञान की बातें ये रो, तो नीरसता से आ गई थी लोगों में। क्या प्रतिक्रिया स्वरूप किसका उदय हुआ? तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी कि द्विवेदी युग के इसी वर्तात्मकता, स्थूलता, सूक्ष्मता और नीरसता के प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रसाद पंत निराला व महादेवी वर्मा को छायावादी चतुष्टय या छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सभी जानते हैं इस चीज को। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा चारों को छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। किस किस को? प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा, इनको इसी क्रम में याद रखिएगा। छायावाद की बृहद त्रयी, बड़े 3 लोगों का समूह, ये तो 4 स्तंभ में तो महादेव वर्मा भी आएगी, और बृहद त्रयी आ जाएगा तो महादेव वर्मा को हटा दीजिए आप, बाकी ये 3 आ जाएंगे। प्रसाद पंत निराला, ये इसी क्रम में याद करना इनको, प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला, प और नहीं आ जाएगा ना। तो प्रसाद पंत निराला तो व्रत त्रयी माने जाते हैं। अब अगर बात करें छायावाद की लघु त्रयी किसे कहते हैं? त्रय का मतलब 3 का समूह, तो 3 में आते हैं, देखो वर्मा वर्मा वर्मा, तीनों। महादेवी वर्मा तो आपको पता है, रामकुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा है। महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, तीनों लघु त्रय में आते हैं। ठीक है, वर्मा वर्मा जाएंगे। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा जाता है? तो ये आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसाद पंत निराला। तो ब्रह्मा जी तो कौन? जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। विष्णु किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। और छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद का पतन करने के लेखक कौन है? डॉक्टर देवराज। तो छायावाद का पतन किसने किया? देवराज ने। याद करना, छायावाद का पतन करने के लेखक कौन है? डॉक्टर देवराज। तो छाया द्विवेदी की नीति वर्तात्मकता, सूक्ष्मता, स्थूलता व नीरसता को छायावाद के उदय का कारण माना जाता है। प्रसाद पंत निराला व महादेवी वर्मा छायावादी चतुष्टय या छायावाद के 4 स्तंभ हैं। छायावाद की वृहद त्रयी प्रसाद पंत निराला, छायावाद की लघु त्रयी महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, और छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं प्रसाद पंत निराला। और छायावाद का पतन करने के लेखक कौन है? डॉक्टर देवराज। ठीक है।